हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए। आप सभी लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और कुछ बच्चों का होने वाला है, तो ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। भाई बहुत ही निश्चित भाग बचा रहा है। वो क्यों बचा रहा है? क्योंकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। वो अपनी आय में से भाग बचाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। बचत कर रहा है कार खरीदने के लिए, ठीक है, एक साल में कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता तो उसे अपनी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी? देखिए, पहले तो कार को वो एक साल में खरीद रहा है, अगर 9 महीने में खरीदेगा तो बचत उसे कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले एक साल में खरीदा था, एक साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12, तो मैं इसे 12x ले सकता हूँ। और फिर बाद में वो कितने महीने में खरीदना चाह रहा? 9 महीने में खरीदना चाह रहा, तो इसे 9y ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, ये 12 महीने की कह रहा है, एक साल की, तो 12 ले लिया। 9 महीने में खरीद रहा, बाद में तो 9 ले लिया। कटा लूँगा, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, ठीक है। ये तो 4x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। अब देखिए, इधर x है, ये y इधर लेके आऊँगा बराबर के, तो x के बटे में y। इधर क्या बचा था आपका 3, 4 को इधर लेके जाऊँगा तो 3 के बटे में 4। क्लियर है? करते क्या है, दोनों का अंतर करके लिख दो ऊपर, और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख दो, और प्रतिशत में ही तो निकालना है, 100 से गुना कर दो। 3 से कटेगा 33.1/3%। खत्म हो गया प्रश्न। अब इस प्रश्न में आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों का अंतर करके ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। इसी टाइप का आप एक और प्रश्न देखेंगे। अभी मैं आपको एक और प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीनों में एक कार खरीद सके। कितने महीने में? 16 महीने में, तो इसे मैं 16x ले लूँगा। 16 महीनों में एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीनों में खरीदना चाहता, कितने महीने में? 14 महीने में, तो मैं इसे 14y ले लूँगा। 14 महीने में खरीदना चाहता तो उसे अपनी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी? भाई देखिए, अभी अभी हम जैसा प्रश्न करके आए हैं, ये प्रश्न भी बिल्कुल वैसा है, ठीक है, वैसा ही प्रश्न है ये भी। तो कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसे कटा के छोटा कर लूँगा भाई। यहाँ पर 2 से कटा दूँ 8 बार में, 2 से कटा दूँ 7 बार में, तो ये 7y हो जाएगा और ये 8x। अब x को इधर रखूँ, y को बराबर के इधर लेके आऊँगा, x के बटे में y, इधर 7 बचा, 8 को इधर लेके जाऊँगा, 7 के बटे में 8। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का अंतर करके ऊपर लिख दो, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दो, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो। यही तो बताया मैंने। अब बताइए कौन नहीं कर पाएगा इसको? कटा लो भैया। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 में 0 लगा दूंगा, 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 ऊपर बटे में 7, 14.2/7% आंसर आ गया। 14.2/7% बी ऑप्शन में दे रखा है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? जैसा पहला प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही है। एक जैसे प्रश्न इसलिए रखे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। भाई लाभ और छूट दोनों के बीच में अंतर बताना। देखिए, आपका ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। 12 सामान की लागत, भाई लागत कितनी है आपकी? लागत है 12, कॉस्ट प्राइस मतलब 12। पर फिर कह रहा है कि 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है भाई? 9 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, 9 सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 सामान पर छूट, 10 सामान पर छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, 5 सामान पर लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, 5 सामान लाभ मतलब प्रॉफिट के बराबर है, बराबर है। तो छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच में अंतर बताना है। बता देंगे। देखिए, सबसे पहले कटा लो, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में कटेगा, ठीक है, ये कट गया। ये कह रहा है कितना है मेरा? CP है। अब देखिए, SP को इधर लेके आऊँगा, CP के बटे में SP आ जाएगा मेरा बराबर। इधर कितना बचा? इधर मेरा 3 बचेगा, और 4 को बराबर के इधर लाऊंगा, 3 के बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने का 10, इधर मेरा D है, P को इधर लेके आऊँगा, D के बटे में P बराबर, इधर 1 बचा, 2 को इधर लेके आऊँगा, 1 के बटे में 2। यहाँ प्रॉफिट 1 का है, यहाँ प्रॉफिट 2 का है, तो क्या करेंगे? 2 से गुना। भाई देखिए, यहाँ प्रॉफिट आपका 1 का हो रहा है, 3 की चीज़ को 4 में बेच रहा है, और यहाँ प्रॉफिट 2 का हो रहा है, तो 2 का हो रहा है ना, तो 2 से गुना कर दो।
तो यहाँ प्रॉफिट में भी 2 से गुना कर देंगे और कॉस्ट प्राइस में भी 2 से गुना कर देंगे और सेलिंग प्राइस में भी 2 से गुना कर देंगे, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्या कॉस्ट प्राइस होता है, एक मेरा सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है भाई, 3 का पे 2 से कर दूंगा 6। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस है 4 का पे 2 से कर दूंगा 8। और मार्क प्राइस मेरा कितना है दोस्तों, मार्क प्राइस कितना है बताइए कितना होगा भाई, मेरा मार्क प्राइस कितना है, 1 रुपये का ही तो अंतर है भाई, मुझे जो फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये का ही तो अंतर है। डिस्काउंट मुझे कितने का मिला है, डिस्काउंट 1 रुपये का ही तो मिल रहा है, प्रॉफिट 2 का और डिस्काउंट 1 रुपये का। तो मेरा देखिए मार्क प्राइस कितना होगा, 9 रुपये होगा, तभी तो डिस्काउंट 1 रुपया होगा, तभी तो डिस्काउंट 1 रुपया होगा, तभी तो डिस्काउंट 1 रुपया देके उस चीज़ को हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट 1 रुपया होगा कि नहीं होगा। और 6 रुपये की चीज़ को हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 का ही प्रॉफिट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर। तो लाभ हमारा कितने का है दोस्तों, लाभ हमारा कितने का, 2 का हो रहा है लाभ, कितने पर हो रहा है लाभ, 6 पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए लाभ हो गया। अब छूट प्रतिशत, छूट कितनी की भैया, हमारी 1 की छूट है। 1 की जो छूट है हमारी कितने पर है, 1 की जो छूट है दोस्तों हमारी कितने पर है। हमारा जो कॉस्ट प्राइस पहले कितना था, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, मार्क प्राइस 9 था भाई, 9 रुपये पर ही तो 1 रुपये की छूट है भाई। हमें पहले लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 2 का लाभ है 6 रुपये पर, कॉस्ट प्राइस पर लाभ निकलेगा। फिर छूट प्रतिशत क्या, छूट हमारी 1 की है कितने पर, मार्क प्राइस 9 पर, कितने की छूट है दोस्तों, मार्क प्राइस 9 पर, 1 की छूट। अब इनके बीच में अंतर बताना है, बत जाएगा। 6 और 9 का दोस्तों हमारा एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले से मैं कटा के अगर छोटा कर दूं, जैसे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये 1/3 हो गया। अब 3 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 9 काटूंगा 3 बार में, 3 1 कम 3, 9 से 9 को काटूंगा 1 बार में, 1 1 कम 1, माइनस का है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों, 3 में से जाएगा 2/9। और प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, 100 से गुना। ठीक है, 2 कमल पे 100 से करेंगे, ये 200 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 9, 9 से भाग दे दो, 9 दूने का 18, 2 बचेगा 20, 9 दूने का 18, 2 बचेगा 2 ऊपर बट्टे में 9, 22.2/9%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे इसी टाइप का एक और प्रश्न ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है और 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है, तो केवल छूट प्रतिशत बताएं। केवल छूट बतानी है इस प्रश्न में। अच्छा प्रश्न है, देखिए 12 सामान का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, 15 सामान बराबर 12 सामान के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कटा लो भैया, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, ये क्या मेरा सीपी है, एसपी को इधर लेके आऊँगा, सीपी के बट्टे में एसपी हो जाएगा, इधर 4 है, 5 को इधर लेके आऊँगा, 4 के बट्टे में 5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा है, आसानी से कर लेंगे अब आप इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहले के जैसे भाई 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचने, कितने का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे एक बात और कह रही थी कि 8 सामान पर छूट मतलब डिस्काउंट, 6 सामान पर लाभ मतलब प्रॉफिट के बराबर है। 2 से घटाऊंगा मैं 3 बार में, 2 से घटाऊंगा मैं 4 बार में। ठीक है, ये हमारा 4 डिस्काउंट हो गया, ये हमारा 3 पी हो गया। अब देखिए डी, ये डी हो जाएगा। अब मैं पी को इधर लेके आऊँगा, डी के बटे में पी बराबर, इधर 3 बचा, 4 को इधर लेके आऊँगा, 3 के बटे में 4। डिस्काउंट 3 का है, प्रॉफिट मेरा 4 का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मेरा 1 रुपये का है, 4 की चीज़ को 5 में बेचने, 1 का प्रॉफिट, यहाँ 4 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर देंगे, बिल्कुल वही जो पिछले प्रश्न में किया। तो यहाँ भी 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना। ठीक है, एक हमारा सीपी होता है, एक एसपी और एक मार्क प्राइस। सीपी कितना है, सीपी हमारा 4 चौक के 16, एसपी कितना है 5 चौक के 20, और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, प्रॉफिट हमारा मार्क प्राइस। देखिए ध्यान से देखिए, डिस्काउंट में कितने का दे रहा हूँ, 3 रुपये का। 20 रुपये में मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ 3 रुपये का डिस्काउंट देके, तो मेरी चीज़ कितनी की होगी, वो 23 रुपये की होगी, तभी तो मैं डिस्काउंट 3 रुपये का दूंगा, तभी तो उसे 20 में बेचूंगा। और 16 की चीज़ को हम 20 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है भाई, डिस्काउंट मैंने 3 का दिया, 20 रुपये की चीज़ मैं कोई बेच रहा हूँ, तो 23 रुपये की वो मेरी चीज़ होगी, तभी तो 3 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद वो 20 में बिकेगी। और 16 की चीज़ को 4 रुपये के फायदे पर बेच रहे हैं 20 में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, केवल छूट परसेंट बचाएं, केवल हमें इसको इसमें छूट बतानी है। ठीक है, छूट बताइए, कोई मुश्किल है प्रश्न, छूट दे रहे हैं हम, कितने की छूट देना भाई, 3 की छूट दे रहे हैं। ठीक है, कितने की छूट दे रहे हैं हम, 3 की छूट दे रहे हैं, कितने पर दे रहे हैं, 23 रुपये पर दे रहे हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, बस हो जाएगा प्रश्न। अब इसमें कुछ बचा, कुछ भी तो नहीं है इस प्रश्न में, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा मैं 300,
बट्टे 23 कर दो भैया, 23 से इसमें भाग, 23 से कम 23 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में 1 जीरो लग जाएगा 70। ठीक, 23 तिरिक का 69 होता है, 23 तिरिक का 69 होता है, तो 69 में कितना बचेगा आप दोस्तों, 23 तिरिक का 69 कट गया तो 1 बचेगा, 1 ऊपर बटे में 23, तो 13.1/23%। यह आपके प्रश्न का क्या है दोस्तों, सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लॉजिकल प्रश्न आ गया है। 8 8 8 6 के बराबर है, 5 5 5 भी 6 के बराबर है, और 9 9 9 भी 6 के बराबर है। अब क्या गणित लगाया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए, क्या तरीका लगाया जाए। भाई ये 6 के बराबर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, यही तो आपको बताना है कैसे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर आपको लेके आना है, और ऐसे प्रश्न आपका दिमाग खराब कर देते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं ऐसे प्रश्न को, लेकिन आज के बाद आपको स्किप नहीं करना। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना। 3 8 है ना, ये पहले वाला 8 लिख लीजिए, दूसरे वाला 8 लिख लीजिए, और ये तीसरे वाला 8 भी आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया, पहले तो करो प्लस, फिर करो डिवाइड, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक है, पूरे के ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, पूरे के ऊपर रूट। अब 8 + 8 कितना होगा भाई, 16 होगा। 8 + 8 कितना हो गया, 8 + 8 आप करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 8 16। अब 16 हो गया। अब डिवाइड इसमें कितने से करना है आपको, 8 से करना है। ठीक है, डिवाइड कितने से करना है आपको, इसमें 8 से करना है। 8 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, 8 देखिए 8 से आप इसमें डिवाइड करेंगे। 8 + 8 हमने यहाँ पर किया। ठीक है, अब देखिए 8 + 8 हमने यहाँ पर कर लिया, और डिवाइड बाई यहाँ पर कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों एक साइन आएगा फैक्टोरियल का, इसमें एक ये फैक्टोरियल का साइन और आएगा। इस फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं कि जो भी संख्या में निकल के आती है उसका गुना हम 1 तक करते जाते हैं। ठीक है, उसका गुना हम कितने तक करते जाते हैं, उसका गुना हम 1 तक करते जाते हैं। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से यहाँ पर मुझे ये 5 5 5 का लॉजिक बनाना होगा। ठीक है, ये 5 5 5 का लॉजिक बनाना होगा। उसी तरीके से 9 9 9 का लॉजिक बनाना होगा। देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये 16 को हटाइए अभी, जैसे कि मेरे पास 8 + 8 डिवाइडेड बाई 8 है, तो मैं यहाँ पे 16 नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो पहले 8 से इसमें डिवाइड दे दूँगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो 8 का डिवाइड 8 में दे दिया तो एक बार गया, और 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 के ऊपर क्या दोस्तों आपका रूट लगा हुआ है। 9 के ऊपर दोस्तों क्या है, आपका रूट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 9। ठीक है, √9 फैक्टोरियल। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 होती है, तो ये क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। अब फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों क्या होता है, 3 × 2 × 1, जितना फैक्टोरियल है उसका गुना 1 तक करते हुए आते हैं। तो 3 दूने का 6, 6 कम 6, इस तरीके से 6 आएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल वही कीजिए, ये पहले वाला 5 प्लस दूसरा वाला 5 डिवाइड बाई तीसरा वाला 5, और क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, इसके पूरे के ऊपर रूट। ठीक है, 5 से 5 कटा दो एक बार में, 5 + 1 6 हो गया भाई। 5 + 1 कितना हो गया, देखिए मैंने 5 से 5 कटा दिया एक बार में, और 5 और 1 को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया। क्लियर। आगे देखिए 9 9 9 है, 9 9 9 9 9 9 का क्या होगा दोस्तों, देखिए 9 √9 गुने में √9 माइनस का √9। यहाँ पर फैक्टोरियल से आया, यहाँ पर बिना फैक्टोरियल के आ गया, और यहाँ पर कुछ और आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और, तो √9 है, स्क्वायर रूट करूँगा 3, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर तो गुना हो रहा है, यहाँ माइनस, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तीनों बार तीनों जगह 6 बना लिया, यहाँ फैक्टोरियल के, यहाँ बिना फैक्टोरियल के, यहाँ पर सबका अलग अलग स्क्वायर रूट करके। ठीक है, दिमाग खराब हो गया होगा, आप कह रहे होंगे सर इस प्रश्न का क्या काम है हमारे लिए। ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, काम नहीं है आपके लिए, ये नॉलेजेबल है, आपकी नॉलेज को चेक करेगा। अगर आपको ये प्रश्न किसी ने दे दिया तो आपको कितना आता है, आप कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस हद तक कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 + 3 = 5। ये प्रश्न मैं पहले आपको एक बार करा चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए दिया। ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, पहले एक बार करा चुका हूँ, इसलिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, अभी अभी हमने जो किया उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।